नगर कक्षा नवम की हिंदी आचार्य श्रीमती पूनम तिवारी बोल रही हूँ। आज हम पाठ 5.1 ग्राम्य जीवन पढ़ेंगे। इसके कवि डॉक्टर मुकुटधर पांडे जी हैं। पाठ का नाम है ग्राम्य जीवन। ग्राम्य जीवन से आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर गांव के वातावरण का वर्णन किया गया है, गांव की सुंदरता का वर्णन किया गया है। आप लोग ने तो सभी लोग ने गांव देखा होगा, वहां पर गांव के सुंदर सुंदर स्वच्छ घर, वहां का वातावरण, पेड़ पौधे, बगीचे, तालाब, खेती और बोलना चाहिए कि वहां पर रहने वाले लोगों का व्यवहार, सीधा साधा जो जीवन, तो उनके गांव की जो सुंदरता है उसका मनोहारी ढंग से, अत्यंत सुंदर ढंग से मुकुटधर पांडे जी ने वर्णन किया है। मैं प्रथम पद्यांश आपको बता रही हूँ। छोटे छोटे भवन स्वच्छ अति दृष्टि मनोहर आते हैं, रत्न जड़ित प्रसादों से भी बढ़कर शोभा पाते हैं। बट पीपल की शीतल छाया फैली कैसी है चहुओर। द्विजगण मतलब होता है पक्षीगण। द्विजगण सुंदर गान सुनाते, नित्य कहीं दिखलाते मोर। ठीक है, तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि छोटे छोटे भवन स्वच्छति दृष्टि मनोहर आते हैं। यहाँ कवि कह रहे हैं कि गांव में छोटे बड़े कच्चे पक्के जो मकान हैं जो बहुत सुंदर लगते हैं। गांव में जो घर हैं, जो छोटे बड़े कच्चे पक्के जो मकान बने बहुत सुंदर है, स्वच्छ है, क्योंकि वहां गांव के वातावरण में मतलब साफ सफाई बहुत है, गंदगी नहीं है, वहां प्रदूषण नहीं है। इस तरह से कवि बता रहे हैं रत्न जड़ित प्रसादों से भी बढ़कर शोभा पाते हैं। मतलब गांव के जो घर हैं सुंदर है, कच्चे पक्के साफ सुथरे रखे जाते हैं। वो महल के रत्न जड़ित मकान है, कांच से मकान है, संगमरमर से बने जो मकान है, या जमीनें हैं, या दीवार जो है कांच की, तो उससे ज्यादा सुंदर हमारे गांव के मकान ज्यादा सुंदर लगते हैं। बट पीपल की शीतल छाया फैली कैसी है चहुओर। बट पीपल, यहाँ पर बट का पेड़ और पीपल का पेड़ आप जानते हैं, जो गांव के चारों बीच, गांव के बीचों बीच में बट का पेड़ और पीपल का पेड़ जो फैला हुआ अत्यंत विशालकाय में, उसकी छाया जो है अत्यंत सुंदर लग रही है, मनोहर लग रही है। लिखा ना, बट पीपल की शीतल छाया फैली है कैसी चहुओर। मतलब बट पीपल का जो पेड़ है गांव के बीचों बीच में, उसकी छाया अत्यंत चारों ओर फैली हुई है। सबको अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसी बट के पेड़ और पीपल के पेड़ के नीचे लोग आकर बैठते हैं, बातचीत करते हैं, अच्छा लगता है। द्विजगण, यहाँ पर द्विजगण मतलब होता है पक्षीगण। द्विजगण मतलब होता है पक्षीगण। द्विजगण सुंदर मतलब पक्षियों का समूह। द्विजगण मतलब पक्षी का समूह। द्विजगण सुंदर गान सुनाते, नित्य कहीं दिखलाते मोर। यहाँ पर जो गांव के बीच में जो पीपल का पेड़ है, बट का पेड़ है, वहां पर घनी छाव है, और उस पेड़ के ऊपर पक्षियों का समूह आकर बैठता है। उस पेड़ के ऊपर पक्षियों का समूह आकर बैठता है, कलरव करते हैं, अपनी आवाज करते हैं, चहचहाते हैं, तो उसको सुनने से मन में बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी जैसे हमने सुना होगा गांव में कि कोयल की आवाज सुनाई देती है, तो मन में मतलब कानों को कितना सुंदर लगता है सुनने में। पक्षी घर आकर बैठते हैं जब पेड़ में, तो उसकी आवाज जब सुन रहे हो, कलरव नाद सुनो, तो बहुत कानों को अच्छा लगता है सुनने में। तो यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि गांव छोटा है तो क्या हुआ, लेकिन नगरों से ज्यादा सुंदर होता है, स्वच्छ होता है, साफ सुथरा होता है, शोभायमान होता है। भले वो हीरे जड़ित ना रहे, मतलब कहने का भले वो संगमरमर का ना बना हो, कांच का ना बना हो, लेकिन जैसा भी वो कच्चा हो चाहे पक्का, वो अत्यंत शोभायमान होता है। गांव की प्रकृति की जो छटा है अत्यंत मनोहारी ही होती है। हम काव्यखंड देखते हैं, दूसरा काव्यखंड देखते हैं। इस काव्यखंड में गांव के सहज सरल लोगों का वर्णन है, किसान के सहज सरल लोगों का वर्णन, उनके स्वभाव का वर्णन है, उनके विचार का वर्णन है, उनके रहन सहन का वर्णन किया गया है, उनके व्यवहारों का वर्णन है। शांतिपूर्ण लघु ग्राम पड़ा है, सुखमय होता है भाई, देखो नगरों से भी बढ़कर इनकी शोभा अधिकाई।
कपट दृष्ट छलहीन यहाँ के रहने वाले चतुर किसान दिवस बिताते प्रफुल्लित मतलब खुश, प्रफुल्लित चित करते हैं अतिथि का मान। शांतिपूर्ण लघु ग्राम बड़ा है सुखमय होता है भाई। यहाँ पर कवि भाइयों को संबोधित करते कह रहे हैं कि जो गांव में जो छोटे छोटे घर हैं, जो गांव है, छोटा सा गांव तो बोला जाए छोटा ही होता है। गांव छोटे लोगों के मतलब गांव जो होते हैं छोटे, उसमें जनसंख्या रहती है, छोटे लोग रहते हैं, छोटे छोटे मतलब बोलना चाहिए आबादी रहते हैं। बहुत ज्यादा शहर में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन गांव छोटे रूप में होता है। तो गांव में जो लोग रहते हैं, यानी गांव में जो लोग रहते हैं और गांव में रहना बड़ा सुखमय लगता है, बहुत अच्छा लगता है। वहां पर शांति रहती है, किसी तरह का शोर हल्ला गुल्ला नहीं होता है, मतलब वो मन को सुकून देता है। गांव में रहना भी मन को सुकून लगता है, भले वो गांव छोटा होता है लेकिन क्या होता है, मन को सुकून देता है। वहां पर रहना बहुत मन को सुखमय लगता है, अच्छा लगता है। देखो नगरों से भी बढ़कर इनकी शोभा अधिक आई, मतलब गांव का वातावरण इतना अच्छा होता है कि नगर से भी ज्यादा बढ़ के गांव का वातावरण, गांव का रहन सहन अच्छा लगता है। जबकि नगरों में जनसमूह की आबादी ज्यादा है, जबकि नगरों में बहुत से लोग रहते हैं लेकिन वहां शोर शराबा हल्ला है, वहां सुकून नहीं है। लेकिन इससे नगरों से ज्यादा सुंदरता कहाँ लगती है हमें, गांव में लगती है। और वहां पर सुकून मिलता है, वहां पर मतलब मन को अच्छा लगता है, सुखमय लगता है। तो गांव ग्राम्य जीवन है, जो गांव है वो शहर से ज्यादा भी अच्छा लगता है। देश कपट देश छलहीन यहाँ के रहने वाले चतुर किसान। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि यहाँ के लोग एकदम सरल सीधे स्वभाव के होते, इनके अंदर कपट नहीं होता है, द्वेष नहीं होता, किसी से जलन की भावना नहीं होती है, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होती है, किसी से छल नहीं करते, धोखा नहीं देते हैं। यहाँ पर एक दूसरे के लिए बुरा नहीं सोचते, एक दूसरे के लिए बुरा नहीं करते हैं। और यहाँ के लोग ऐसे हैं कि आपस में मिलके कार्य करते हैं। आपने देखा होगा कि गांव देहात में जाओ, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, सब लोग आपस में मिलके कार्य करते हैं। गांव में अगर शादी ब्याह पड़ गया है या सुख दुख है तो ये नहीं कि उसके घर का वो दुख है तो उसको मतलब है, नहीं। यहाँ पर सारे गांव लोग एक साथ एकत्र हो जाते हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए, चाहे वो सुख का समय है चाहे दुख का समय है, एक दूसरे की मदद करते हैं। उनमें आपस में एक दूसरे के प्रति बैर भाव नहीं होता है, दुश्मनी नहीं होती है, छल कपट नहीं होता है, ईर्ष्या नहीं होता है, आपस में मिलजुल के रहते हैं, खुश होते हैं, खुश रहते हैं। दिवस ऐसा ही वो अपना जीवन यापन करते, दिवस बताते हैं प्रफुल्लित चित करते हैं अतिथि का मान। मतलब यहाँ पर बता रहे कि वहाँ के ऐसे जो किसान लोग हैं ऐसे ही मिलजुल के रहते हैं, ऐसे ही अपना दिन बिताते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, खुश रहते हैं। और वहाँ की खासियत है कि अतिथि का मान। यहाँ पर कह रहे कि गांव के लोग ऐसे कि वहां पर अगर कोई अतिथि आ जाए तो इतना स्वागत सत्कार करते हैं, उनके पास जो भी रहता है उसी के माध्यम से उनका स्वागत करते, खाने खिलाने पिलाने में, उनके व्यवहार में, देने लेने में, उनमें अगर नहीं भी कुछ है कुछ तो देते हैं। हमारे समय पहले क्या, जैसे भी गांव में अतिथि लोग आते थे क्या करते थे हम लोग, गुड़ लेकर पानी लेके दौड़ते थे। तो वो एक भाव सम्मान, पहले के समय में अतिथि थे लोग आते थे तो थाली लेके आना, पांव धुलाना, ऐसी भी प्रथा चलती थी। तो ये सारा चीज मतलब गांव में आज भी है, बहुत सम्मान देते हैं अतिथियों का आना, क्योंकि वो अतिथि को क्या सोचते हैं, भगवान स्वरूप समझते हैं, भगवान के समान समझते हैं। इसलिए वो गांव में अगर कोई अतिथि भी आए तो उनका सम्मान करते हैं। तो ऐसे गांव के लोगों, किसानों का ऐसा स्वभाव है, उनमें ना छल कपट होता है ना द्वेष होता है, आपस में मिल के रहते हैं। और साथ ही अगर कोई मेहमान भी आए तो उनका बड़ा बढ़ चढ़ के उनका सम्मान भी करते हैं। काव्य खंड तीसरा देखते हैं। यहाँ पर गांव की सुंदरता का, यहाँ पर गांव के बाग बगीचों की सुंदरता का वर्णन किया गया है। यहाँ पर कवि बताना चाह रहे हैं कि हमारे गांव में जो फूल खिलते हैं, बाग बगीचे हैं, वो अत्यंत सुंदर लगते हैं। उसके जो फल जो है खाते, राहगीर जो पथिक लोग जाते हैं खाते, इसलिए गांव का वातावरण देखते बहुत खुश होते, खाते हैं, उनको अच्छा लगता है। यहाँ पर क्या किस तरह से वर्णन कर रहे हैं, आसपास में है फुलवारी, कहीं कहीं पर बाग अनूप। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि गांव में हर घर में देखा जाए तो
फूलों का बगीचा है, मतलब फूल है, फूल की क्यारी हर घर में मिलेगी, फूलों का पौधा हर घर में मिलेगा। कहीं कहीं पर बाग अनूप, आप लोग ने अक्सर देखा होगा कि गांव में अक्सर थोड़ी थोड़ी दूर में बाग बगीचे रहते हैं, है ना। केले नारंगी के तरुगन दिखलाते हैं सुंदर रूप, मतलब के बगीचा मतलब बाग बगीचा जो होता है, जैसे आप लोग ने अक्सर देखा होगा कि गांव में आम का बगीचा होता है, तो यहाँ पर कवि ने किसका बताया, केले नारंगी संतरे, है ना। तो गांव में अक्सर देखेंगे कि बाग बगीचे होते हैं जिसमें केले और नारंगी के भी बगीचे होते हैं, जो अत्यंत अच्छे लगते हैं देखने से। यहाँ पर गांव में जो हर घर में फूलों की क्यारी दिखती है, उसकी जो खुशबू होती है, उसकी जो खुशबू होती है पूरे गांव के वातावरण को सुगंधित कर देती है। सूंघने में मतलब पूरा गांव का वातावरण इत्र के समान महक उठता है, मतलब सुगंध इतनी चारों तरफ फैल जाती है कि पूरा वातावरण में खुशबू फैल जाती है, बहुत अच्छा लगता है। और बगीचे का क्या वर्णन करें कि बाग अनूप केले नारंगी के तरुवन दिखलाते सुंदर रूप। यहाँ पर कह रहे हैं कि गांव में जो बाग बगीचे होते हैं, केले का बगीचा है, नारंगी का बगीचा मतलब संतरे का बगीचा है, या और भी बगीचे होते हैं, आम के भी बगीचे होते हैं, तो यहाँ पर जो फल खिलते हैं उनको देखो तो बहुत सुंदर लगता है। जो गांव में जो केले हैं, नारंगी है, या हम आम भी बोल सकते हैं क्योंकि आम का भी बगीचा होता है गांव में, तो ये जो केले नारंगी का भी जो बगीचा देखते हैं, जब इसमें फल खिला हुआ रहता है तो उस फल से लदा हुआ जब पेड़ देखो बाग बगीचा गांव में, तो बहुत सुंदर लगता है। नूतन मीठे फल बागों से नित खाने को मिलते हैं। जब इन बगीचे में सुनना मतलब कि अच्छे मीठे फल, चाहे केला नारंगी अलग और अलग फल जो है, जब इनको खाते हैं तो अत्यंत मीठे लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है खाने में और बहुत मन खुश भी होता है। देने को फूलेल सा सौरभ पुष्प यहाँ नित खिलते हैं। यहाँ पर कवि कह रहे नूतन मीठे फल बागों से नित खाने को मिलते हैं। वहां पर गांव में जो फलों के जो बगीचे हैं, फलों के चाहे केले हैं, चाहे नारंगी, चाहे अलग और भी फल जो है बगीचे होते हैं, तो सुंदर लगते हैं लदे हुए बाग बगीचे में। और उनको जब राह चलते जो राहगीर जो पथिक लोग देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। गांव के मतलब इतना अच्छा सुंदर बगीचा है, फल खिले, तो जब उसमें से जो मीठे फल खाते हैं, जब मीठे फल खाते हैं तो उनका मन बहुत खुश होता है गांव के वातावरण में देखकर। देने को फूलेल सा सौरभ पुष्प यहाँ नित खिलते हैं। यहाँ पर रंग बिरंगे फूल जो खिलते हैं, सौरभ मतलब सुगंध, सौरभ मतलब होता है सुगंध। यहाँ पर गांव में जो नित्य अलग अलग सुगंध के जो फूल खिलते हैं, वो चारों तरफ गांव में उसकी जो सुगंध फैल जाती है इत्र के समान। सौरभ मतलब होता है सुगंध, तो इत्र के समान उसकी सुगंध चारों तरफ गांव में फैल जाती है और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर कवि ने मतलब कि उसकी गांव की सुंदरता बताई। आप खुद कल्पना करके देखिए अपने मन के प्रतिबिंब से कि कैसा गांव होता है, उसमें फूल रंग खिले हुए रहते हैं जो बहुत सुंदर, हर आंगन में आपको रंग बिरंगे फूल तो खिले मिले ही जाते हैं। और आपने देखा ही होगा बाग बगीचे देखे कि लोग सब उस बाग बगीचे में जाते हैं, बैठते हैं, बात करते, फल तोड़ते हैं, खाते हैं, अच्छा लगता है। और जो रास्ते में जो राहगीर भी जाते हैं, जो पथिक लोग भी, तो वो भी जो बाग बगीचे को देखते तो खुश होते, उसमें से फल तोड़ के खाते, मीठा लगता है, अच्छा लगता है। और जो फूल खिले हैं गांव में, उसकी जो सुगंध है पूरे गांव के वातावरण में फैल जाती है, एक इत्र के समान फैल जाती है। तो इस तरह से कवि ने गांव की सुंदरता का वर्णन किया है। अब हम काव्य खंड चौथा देखते हैं। इस काव्य खंड में लहराती हुई फसलों का वर्णन है, स्वच्छंद गांव में घूमने वाले पशुओं का वर्णन है और झरनों का वर्णन है। पास जलाशय के खेतों में ईख खड़ी लहराती है, ईख मतलब गन्ना। हरी भरी यह फसल धान की कृषकों के मन भाती, खेतों में आते हैं ये हिरणों के बच्चे चुपचाप, यहाँ नहीं है छली शिकारी जो धरते सुख से पदचाप। कभी कभी कृषकों के बालक उन्हें पकड़ने जाते हैं, दौड़ दौड़ के थक जाते हैं, कहाँ पकड़ने आते हैं। बहता एक सुनिर्मल झरना कल शब्द सुनाता है, मानो कृषकों को उन्नति के लिए मार्ग बतलाता है। यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि पास जलाशय के खेतों में ईख खड़ी लहराती है, हरा भरा यह फसल धान के कृषकों के मन भाती है। गांव में
हमने जलाशय देखा होगा, कुआं रहता है, तालाब रहता है, तो नदी रहती है। गांव में अक्सर आप लोग ने अगर कल्पना करें, अगर आप ध्यान दें, थोड़ा सा अपनी आंखों में प्रतिबिंब में ध्यान दें, एक सोचें, तो गांव में अक्सर देखोगे कहीं कहीं गांव में नदियां भी बहती हैं, तो कहीं कुएं तो अक्सर दिख जाएंगे, तालाब अक्सर दिख जाएंगे, नदियां भी किसी किसी गांव में बहती हुई दिखती है। तो इन जलाशय, मतलब ये बोलना चाहिए नदियां हैं, कुएं हैं और तालाब है, इनके माध्यम से जो ईख का जो फसल है वो हरा भरा लहराता हुआ दिखाई देता है, और जो धान की जो फसल है वो भी हरी भरी लहराती हुई दिखाई देती है। इसलिए वहां के कृषकों या वहां के किसानों का मन बहुत खुश हो जाता है। खेतों में आते हैं यह हिरणों के बच्चे चुपचाप, यहाँ नहीं है छली शिकारी जो धरते सुख से पदचा। यहाँ पर गांव के पशुओं का वर्णन किया गया है कि जो पशु जो लोग हैं स्वच्छंद रूप से घूमते हैं, कोई डर नहीं रहता है, जहां मन करे वहां घूमते हैं। यहाँ पर बता रहे कि हिरणों का जो हिरण का जो बच्चा है, छोटा जो बच्चा होता है, वो चुपचाप यहाँ वहां कहीं भी घूमता रहता है। यहाँ पर मतलब कि यह हिरण का जो बच्चा है जो खेतों में या कहीं भी घूमता रहता है, यहाँ किसी का डर नहीं। कैसे, क्या लिखा है, चुपचाप यहाँ नहीं है छली शिकारी धरते सुख में पदचाप। यहाँ पर उस हिरण के बच्चे को डर नहीं है इस गांव में कि यहाँ पर कोई शिकारी आएगा उनको पकड़ के लेके चला जाएगा, इस चीज का डर नहीं। वो स्वच्छंद रूप से घूमते रहते हैं। कभी कभी कृषकों के बालक उन्हें पकड़ने जाते। कभी कभी क्या होता है, जब वो हिरण का बच्चा इधर उधर घूमता है, दौड़ता है, तो कृषक के जो बच्चे होते हैं उसको पकड़ने के लिए दौड़ते, क्योंकि हिरण का बच्चा अगर हम देखा जाए तो छोटा बच्चा होता है, उसको देख के सभी बच्चे लोग मोहित होते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। दौड़ दौड़ के थक जाते हैं, कहाँ पकड़ में आते हैं। जब वो हिरण का बच्चा इधर उधर दौड़ता है तो वो बच्चे लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन पकड़ नहीं पाते हैं और थक जाते हैं। बहता है सो निर्मल झरना कल शब्द सुनाता है। गांव में आपने सुना, मैंने बताया था कि तालाब होता है, नदियां होती है, कुएं होते हैं, साथ में यहाँ पर एक और बात कह रहे हैं कि झरना भी होता है। जो गांव में झरना कल नाद करता हुआ, कहीं कहीं के गांव में झरना भी बहता हुआ दिखाई देता है, कल नाद करता, आवाज करता है बहुत, और मानव कृषकों की उन्नति के लिए मार्ग बतलाता है। ऐसा कभी कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे किसान की उन्नति का यानी विकास का एक रास्ता खोल रहा है, या विकास बता रहा है, या रास्ता खोल दिया है आगे मार्ग प्रशस्त होने के लिए। क्यों कह रहा है, क्योंकि अगर ये झरने का पानी हमें मिलता रहेगा तो हमारे खेतों खलिहानों में हरियाली हमेशा बनी रहेगी। इसी के माध्यम से हमारे कृषकों के लिए एक आवक का साधन रहेगा, उसकी खेती बढ़ेगी, उसके मार्ग में विकास पथ बढ़ेगा। मतलब उसके जब खेत हरियाली रहेगी और फसल अच्छे से उगेगी तो उसके लिए विकास का रास्ता खुलता जाएगा। एक माध्यम बताया है कि झरना उस गांव के लिए एक बोलना चाहिए कि साधन है ऐसा कि विकास के रास्ते के लिए। तो आपने देखा इस पद्यांश में कि किस तरह से बताया कि यहाँ पर खेतों की हरियाली है, या हिरणों के बारे में बताया, झरने के बारे में बताया कि कितने सुंदर ढंग से, कि देखिए गांव में किस तरह का वातावरण रहता है, सब अपने मस्त रहते हैं। गांव में पानी है, खेत है, कुएं है, इसके माध्यम से भी हमारी खेती हो रही है, हरी भरी फसल है, इसके माध्यम से जी। और गांव का माहौल इतना अच्छा है कि वहाँ का वातावरण इतना अच्छा है कि वहाँ पर पशु भी स्वच्छंद होकर घूमते हैं। हिरन है, हिरन का बच्चा, आज उसे डर नहीं शिकारी का, तभी तो वो घूम रहा है। और झरना जो एक अगर कभी कभी क्या होता है, गर्मी के समय तालाब सूख गए हैं, या कुएं में पानी नहीं है, या नदी में कम हो गए, तो ये झरना उनके विकास का एक रास्ता बन जाता है, एक माध्यम बन जाता है कि इसके माध्यम से भी उनको खेती करना आसान हो जाता है। अब हम अंतिम काव्यखंड 5वां देखेंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि गांव में नदी के किनारे जो पशु जो चरते हैं और वहां के चरवाहों के बारे में भी बताया गया है, और कि गांव के लोग पूजा पाठ धर्म इस पर ध्यान देते हैं। इसका वर्णन किया है कि गौधन चरते कैसे सुंदर गलघंटी बजती सुख मूल, चरवाहे फिरते हैं सुख से देखो ये तटनी के कूल, ग्रामजनों को लभ्य सदा सब प्रकार सुख शांति अपार,
झंझटहीन बिताते जीवन करते दान धर्म सुख सार। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि गोधन चलते कैसे सुंदर गल घंटी बजती सुख मूल। यहाँ पर जो गाय होती है, जो गाय के गले में एक घंटी बंधी हुई रहती है जो आवाज करती है, तो उसकी घंटी की जो आवाज जब सुनो तो बहुत अच्छा लगता है। चरवाहे फिरते हैं सुख से देखो ये तटनी के कुल। जब गांव से जो ये चरवाहे जो लोग होते हैं, जो नदी के किनारे, नदी के दोनों किनारे इन मतलब कि पशुओं को लेके जाते हैं चराने के लिए, और उनके गले में घंटी बंधी रहती है। और जब वो चलते हैं पशु लोग, तो जब वो घंटी बजती है तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे पूरे गांव में जब बहुत सारे, जब अगर गायों का झुंड जाए और उनके गले में घंटी बंधी रहती है और जब वो चलते तो वो घंटी की बहुत सारी आवाज आए या घंटी की आवाज आए तो गांव में अच्छा लगता है सुनने से। इस घंटियों की आवाज को सुनो तो बहुत अच्छा लगता है, टन टन की आवाज आती है। और ये चरवाहे निश्चिंत होकर क्या करते हैं, पशुओं को नदी के किनारे निश्चिंत होकर चराते हैं। नदी के किनारे, तटनी मतलब नदी के किनारे पर ये चरवाहे लोग पशुओं को चराते हैं। ग्रामजनों को लभ्य सदा सब प्रकार सुख शांति अपार। यहाँ पर बता रहे कि ग्राम लोगों का जीवन हमेशा लाभकारी सदा रहा है, सब प्रकार से सुख शांति में ऐसा ही लोग जीवन व्यतीत करते हैं। और झंझटहीन बिताते जीवन करते दान धर्म सुखकार। गांव के वासी जो लोग हैं, ग्राम के वासी जो लोग हैं या गांव के लोग जो हैं, उन्हें किसी प्रकार का झंझट नहीं करते, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, शांति पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। पूजा पाठ, धर्म कर्म, ये सब कार्य में अपना मन लगाते हैं। पूजा पाठ करना, दान धर्म करना, ये सब पे ज्यादा वो विश्वास करके ये सब पूजा पाठ करना, दान देना, धर्म, अपनी जो धर्म है इन सब का पालन करते हैं ग्रामवासी लोग। तो इस तरह से अपना सुखी जीवन बिताते हैं। किसी के प्रति उनमें द्वेष नहीं रहता है, किसी से झंझट नहीं करते, मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, आपस में मिलकर अच्छे से अच्छे कार्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान धर्म का कार्य करते हैं और एक दूसरे की मदद भी करते हैं। तो इस तरह से गांववासी लोग जो है हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं, सब प्रकार से सुख शांति फैलाए रखते हैं, सब प्रकार एक दूसरे के लाभ देते हैं, मतलब एक दूसरे की मदद करते हैं। तो आपने लिखा कि डॉक्टर मुकुटधर पांडे जी ने ग्राम्य जीवन का कितना सुंदर वर्णन किया। उन्होंने गांव की सुंदरता का वर्णन करने के पीछे उनका एक और कारण था कि आज जो गांव की सुंदरता धीरे धीरे लुप्त हो रही है, लोग उससे दूर भाग रहे हैं, उन सबको जगाने के लिए मुकुटधर पांडे जी ने गांव की सुंदरता का वर्णन इस ग्राम्य जीवन की कविता के आधार पर उन्होंने बताया है कि कितने सुंदर ढंग से बताया कि खेत खलिहानों की सुंदरता है, बाग बगीचों की सुंदरता है, फूल फलों की सुंदरता है। वहां पर रहने वाले लोग बिना मतलब किसी प्रकार का द्वेष नहीं होता है, छल नहीं होता, आपस में मिल के कार्य करते हैं। वहाँ खेत खलिहान है, गन्ने की खेती है, धान की खेती लहराती रहती है, पशुओं भी जो निश्चित रूप से घूमते हैं, पूजा पाठ है, दान धर्म का कार्य भी होता रहता है। तो ये सारी, और वहाँ के स्वच्छ वातावरण, वहां पर कच्चे घर हो चाहे पक्के घर हो, ये बड़ा है छोटा है सबकी भावना नहीं होती है, स्वच्छता रहती है, शांति रहती है, मन को सुकून मिलता है। वहां पर पक्षीगण भी अच्छे से रहे, मतलब कि कलरव करते, उसकी आवाज सुनना। तो ये सारा जो सुंदरता का वर्णन मुकुटधर पांडे जी ने किया, बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया और लोगों को जगाने की कोशिश की कि ग्राम्य जीवन कितना सुंदर होता है, जो सुकून मिलता है। लोग ग्राम्य जीवन से निकल के बाहर की नगरों की ओर भाग रहे हैं, वो उनको जगाने की कोशिश की कि ग्राम्य जीवन में आज भी वो सुंदरता विद्यमान है, लोग इसकी तरफ आकर्षित हो, लोग इसकी तरफ ध्यान दें। तो आज का पद्यांश समाप्त होता है। धन्यवाद।